जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारा जो ये इकोनॉमिक्स का सीरीज है यूपी पीसीएस 2023 के लिए, उसमें आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है ना। दूसरा, पहला लेक्चर हमने देखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, है ना। दूसरा लेक्चर हमारा ये है ये इस पे अलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर पे है, ठीक है ना। ये तो देखते हैं क्या है आज के इस लेक्चर में। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं जरूर सॉल्व कीजिएगा, बिना उसके कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। ये प्रीवियस ईयर ही मैं पढ़ा रहा हूं। आप 30 मिनट का वीडियो देखिए, 30 मिनट पेपर, 20 मिनट पेपर सॉल्व कीजिए, 10 मिनट उसमें जो नहीं समझ में आया या फिर कुछ ऐसा बहुत कम होगा जो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सारी चीजें मैं कवर करा ही रहा हूं। चैप्टर वाइज है यार। 1 घंटे देखिए अगर आपका प्रीलिम्स तैयार हो रहा है तो क्या चला जाएगा आपका उसमें, है ना। दिन भर तो पढ़ाई करते ही हो, करो ना, चाहे जो काम मन करे वो करो। ऐसे ही कान में लगा लो, अपना काम करते रहो, सारा काम तो होगा ही आपका, है ना। काम थोड़ी रुक जाएगा, सुनते रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कीजिए। जो गलत हो रहा है उसके नोट्स बनाते जाइए, हो गया, तैयारी आपकी हो जाएगी ऐसे ऐसे करके, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जेनेटिक इंडस्ट्री क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में कि जेनेटिक इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स, जेनेटिक इंडस्ट्री क्या इंक्लूड करती हैं। तो इसका आंसर है एग्रीकल्चर। क्या आंसर है? एग्रीकल्चर। ये आईपैड है तो इसमें थोड़ी पेंसिल स्लिप होती है, तो आप लोग राइटिंग पे मत जाइएगा, है ना। मैं लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए, ठीक ना। चलिए तो अब समझते हैं ये। आप तो कहेंगे सर ये तो हम भी रट सकते थे, ठीक है। तो जेनेटिक इंडस्ट्री है क्या, इस बात को समझें आप सबसे पहले। जेनेटिक इंडस्ट्री इंक्लूड्स प्राइमरीली कंसर्न्ड विद, है ना। जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर प्राइमरीली concerned with multiplying or breeding certain species of plants and animals to earn profit from their sale। यानी कि जैसा मैंने वादा किया था कि मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा और हिंदी में भी बताऊंगा, ठीक है ना, है ना। तो जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं, उन इंडस्ट्री से रिलेटेड होती हैं जो कि प्लांट और एनिमल जो है ना, जो प्लांट्स स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज हैं, है ना, उनको क्या करती हैं, उनकी जो ब्रीड्स हैं उनको मल्टीप्लाई, उनको बढ़ाने पे उन काम करती हैं। और उनका जो मोटिव होता है, उनको बढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है, ताकि वो उनको बेच करके लाभ कमा सके। जैसे आपने देखा होगा, उदाहरण के रूप में देख लिए, नर्सरी देखा होगा ना, नर्सरी, वहां पे अलग अलग प्लांट्स की वेराइटीज वो लेकर के आते हैं, है ना। नए नए जीन्स से नए नए तरह के प्लांट, दो पौधों को एक साथ मिला करके कोई नए रंग का फूल करा देंगे, वो देखा आपने। वही है जेनेटिक इंडस्ट्री। तो ये क्या करता है, इंक्लूड्स एग्रीकल्चर। तो किसी एक तरह की क्या है, कृषि है वो, समझिए आप। पीएम हु अपोज्ड आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद आपने सुना है, जिसमें क्या करे, जो हमारी यानी इसको आप कह सकते हैं स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। यानी एक स्थायी संबंध होता है ये राज्य और केंद्र के मध्य, ठीक है ना। तो उसमें क्या करता है, राज्य केंद्र को और केंद्र राज्य को क्या करता है, कोऑपरेट करता है। ये दोनों एक दूसरे को चलाने में, आगे बढ़ाने में, विकास में एक दूसरे का कोऑपरेट करते हैं, है ना, सहयोग करते हैं। उसी को कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक ना। और ऐसे प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपोज किया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, है ना। वो कौन से प्रधानमंत्री हैं बताएंगे आप लोग? चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुलक कैपिटलिस्ट। अब ये बुलक कैपिटलिस्ट क्या है ना। बुलक कैपिटलिस्ट, इसका आंसर है फार्मर्स हु हैव सम रिसोर्सेज बट आर नॉट रिच। हिंदी में जान लें आप कि वैसे जो कृषक होते हैं, ऐसे फार्मर्स जिनके पास कुछ संसाधन तो हैं, कुछ रिसोर्सेस तो हैं, लेकिन वो बहुत अमीर नहीं है। अब कोई शिकायत नहीं करेगा कि इंग्लिश है तो हिंदी है, मैं एक एक शब्द को अक्षरशः मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। एक एक शब्द को अभी जब टॉपिक खत्म कर लूंगा तब, अब सोचिएगा अभी बुलक कैपिटलिस्ट का तो अब बताए नहीं, बताऊंगा अभी, है ना। तो बुलक कैपिटलिस्ट, देखिए कैपिटलिस्ट किसको कहते हैं, जिनके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, कैपिटल के लिए जिनके पास इन्वेस्टमेंट होता है ना, जिनके पास सेविंग होती है और वो इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल में। और
उनको उस कैपिटल से उस फैक्ट्री या मशीन्स एस्टैब्लिश करते हैं और उससे धन कमाने की कोशिश करते हैं। तो वैसी उनको क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट। ठीक है ना, एक तरह की इकोनॉमिक अरेंजमेंट है, इकोनॉमिक अरेंजमेंट है जिसमें लोग फैक्ट्री एस्टैब्लिश करके धन कमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो ये बुलक कैपिटलिस्ट कौन है? तो जिनके पास बुलक कार्ट हो, समझ रहे हैं आप, जिनके पास बुलक कार्ट हो, जिनके पास इतने ही संसाधन हो कि वो एक बुलक खरीद, समझ रहे हैं ना, वो क्या बोलते थे उसको, जिसमें बैल पीछे बांध करके पूरे खेत को कोड़ता था, है ना, तो बुलक कैपिटलिस्ट। ठीक है ना, बुलक कार्ट समझते हैं ना आप, तो वो उस तरह के जो कैपिटलिस्ट है उनको क्या बोलते हैं? बुलक कैपिटलिस्ट, बुलक कैपिटलिस्ट। इनको आप हिंदी में ऐसे समझे कि उनके पास इतने संसाधन ही बस होते हैं, उनके पास संसाधन तो होते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? बुलक कैपिटलिस्ट। नेक्स्ट, लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग, अलग अलग तरह की लैंड होल्डिंग होती है, मार्जिनल, स्मॉल, बिग, है ना। तो मार्जिनल लैंड होल्डिंग और स्मॉल लैंड होल्डिंग किसको कहते हैं? मार्जिनल लैंड होल्डिंग और स्मॉल लैंड होल्डिंग किसको कहते हैं? दोनों को आप समझे, ये पूछता है एग्जाम में, मार्जिनल ही पूछा लेकिन मैंने स्मॉल भी बता दिया। मार्जिनल लैंड होल्डिंग यानी कि 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो, जब आपके पास जो लैंड है वो 1 हेक्टेयर से कम हो तो उसको मार्जिनल लैंड होल्डिंग बोलते हैं, यानी आपके पास मार्जिनल लैंड है आपके पास। ठीक है ना, बोलते हैं ना मार्जिन, यानी मार्जिन मतलब क्या हो गया? एकदम मार्जिन पे जाकर के रुक गया एकदम, यानी कि जितना चाहिए एक मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए उतनी ही एकदम है उनके पास, तो वो 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से जब कम होगा तो उसको मार्जिनल बोलेंगे। 1 हेक्टेयर यानी आप जो पूर्वांचल बेल्ट वाले हैं वो बीघा समझते हैं कि हमारे पास इतने बीघा खेत है ना, तो 4 बीघा को जब मिलाएंगे तो 1 हेक्टेयर होगा। तो 1 हेक्टेयर से अगर कम भूमि यानी 2 बीघा, 3 बीघा है तो क्या बोलेंगे? यानी मार्जिनल लैंड होल्डिंग है आपके पास। और अगर एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है ना, तो क्या होगा? स्मॉल। ठीक, 1 से 2 तक में क्या होगा? स्मॉल हो जाएगा। नेक्स्ट चलें, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन, तो ये क्वेश्चन क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए आपने व्हीट लगाया, ठीक है ना, व्हीट लगाया आपने, ठीक, तो अब इसमें इरिगेशन यानी कि हम लोग जल का छिड़काव जो करते हैं वो किस स्टेज में किया जाना चाहिए? बीज लगाने के बाद किस स्टेज में किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है, इसका आंसर है, आप बताएंगे, कोशिश करेंगे, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, जिसको CRI स्टेज भी बोलते हैं। तो इसको माना जाता है कि ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेज होता है इरिगेशन के लिए। समझ रहे हैं? क्राउन रूट इनिशिएशन का मतलब आप समझ रहे हैं? देखिए देखिए, रूट कमिंग, इट मींस दैट रूट कमिंग फ्रॉम क्राउन जोन, जहां पे ताज निकलता है, ठीक है ना, इट इज द रीजन बिहाइंड रूट एंड शूट। देखिए, एक यहां पे रूट हो गया और यहां पे क्या हो गया? शूट हो गया। तो यहां पे क्या होता है ना, एक ताज जैसी अवस्था, जैसे मतलब ताज निकलने की अवस्था बोलते हैं, यहां से निकलता है ना क्राउन रूट, यहां से क्राउन रूट निकलता है, ठीक है ना, और फिर ये रूट जो है क्या होता है, जाकर के जमीन में, जमीन के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो ये रूट है और इस एरिया को बोलते हैं शूट। यहाँ पौधा होता है तो इसके बीच में यहाँ पे क्राउन रूट होता है यहाँ पे उसको, क्योंकि पता है क्राउन क्यों बोलते, ताज क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि ये रूट जब अंदर जाता है ना तो यही नरिशमेंट देता है प्लांट को, यही नरिशमेंट देता है प्लांट को। तो जब ये निकलने वाला होता है ना, जब क्राउन रूट निकलने वाला होता है यहां वाला, ठीक ना, तो उसी समय इरिगेट किया जाता है इसको, यानी उसी समय जल का छिड़काव किया जाता है, तो नरिशमेंट ये देता है, ये नरिशमेंट देता है, तो इसका ग्रोथ होता है इस प्लांट का। तो इसीलिए बोला जाता है जो क्राउन रूट स्टेज है ना, वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेज होता है इरिगेशन के लिए। समझ में आया आपको? नेक्स्ट, आप देखिएगा ना, क्या किताब में, आप किसी भी किताब में देख लीजिएगा, किसी भी सॉल्व पेपर में देख लीजिएगा कि क्या इस तरह से करके बताया है, ये चीजें जाके दिमाग में एकदम से सेट हो जाती है जो कभी भूलेंगी नहीं। अब इसके बाद आप सॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे ना तो मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेगा ये चैप्टर सॉल्व करने में, है ना, मुश्किल से मैक्सिमम कितना लगेगा? 10 मिनट्स लगेंगे आपको चैप्टर को सॉल्व करने में। नेक्स्ट,
इफेक्टिव रीजन फॉर स्लो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इफेक्टिव रीजन फॉर स्लो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, जो हमारा एग्रीकल्चर डेवलप कर रहा है ना, जो हमारा एग्रीकल्चर डेवलप कर रहा है वो क्या है, वो क्या है, इस समय बहुत स्लो है। और ऐसा है क्यों, जो वजह है, बहुत सारे वजह हैं, लेकिन जो सॉल्व पेपर में जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर है रूरल पुअर्टी। यानी हमारा जो रूरल एरिया है ना, जहां पे अर्बनाइजेशन नहीं हो पाया है ना, यानी कि जो शहरी क्षेत्र नहीं है ना, तो उन क्षेत्रों में रूरल एरियाज में वहां पे पुअर्टी होने के नाते, गरीबी होने के नाते वो एग्रीकल्चर में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, है ना, एग्रीकल्चर में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं कि वो एकदम से अमीर बन जाए या बहुत अच्छा ग्रोथ कर पाए वो एग्रीकल्चर का। तो सबसे बड़ा इफेक्टिव रीजन है स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज रूरल पुअर्टी, जो गांव में गरीबी है हमारे, है ना। नेक्स्ट, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम, यानी कि हमारी जो राष्ट्रीय आय है, ये चैप्टर बाद में है राष्ट्रीय, लेकिन मैं इसको अगले ही वीडियो में कवर कर दूंगा, है ना। कम से कम आपको नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी और नेशनल इनकम, ये तीनों टॉपिक मैं अगले लेक्चर में सबसे पहले मैं यही खत्म करूंगा, समाप्त करूंगा, है ना। यानी कि हमारी जो राष्ट्रीय, हमारी जो राष्ट्र की आय, आपके घर की आय होती है वैसे ही आपकी राष्ट्र की आय होती है ना। तो जो राष्ट्र की आय है उसमें जो एग्रीकल्चर का प्रतिशत है, इसमें एग्रीकल्चर का प्रतिशत कितना है, तो वो है 19%। 19% है, 20% से भी कम, यानी 1/5 से भी कम हिस्सा किसका है, एग्रीकल्चर का रह गया है। और एक बात जो यहां ध्यान देने योग्य है कि वो कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होता जा रहा है, यानी इसका जो प्रतिशत है ना वो कंटिन्यूअस गिरता जा रहा है। तो आप देखेंगे डेवलपिंग जो कंट्री है ना, उनका होता भी यही है कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर कम होता जाता है नेशनल इनकम में, और वो शिफ्ट होता जाता है इंडस्ट्रीज और टर्शियरी सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर है उनकी तरफ। तो हमारी जो इंडस्ट्री है, जो हमारी इकोनॉमी है वो डेवलपिंग है। तो कितना है इसका आंसर, 19%। और ये भी बात ध्यान रखेंगे कि ये कंटिन्यूअस है ना, गिरता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है। नेक्स्ट, हाईएस्ट पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन वर्ल्ड, यानी कि सबसे ज्यादा पर हेक्टेयर, हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन वर्ल्ड नहीं पूछ रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन वर्ल्ड नहीं पूछ रहा है, यहां पूछ रहा है हाईएस्ट पर हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में सबसे ज्यादा, यानी सबसे उपजाऊ भूमि कॉटन के लिए, है ना, वो कौन सी है, कहां की है। मैं थोड़ा सा पॉज दिया करूंगा ताकि आप लोग सोचिए भी, अब से मैं थोड़ा सा 2-4 सेकंड का मैं पॉज दिया करूंगा ताकि आपके दिमाग पर थोड़ा सा जोर पड़े, ताकि जिन बच्चों को याद है कम से कम वो अपना रिकॉल कर लें, है ना। कहां पे, ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल इन वर्ल्ड, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल यानी सब्जियों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, चाइना में। कहां पर होता है, चाइना में होता है, ठीक। सब्जियों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है, चाइना में। और मछलियों का कहां पर होता है, क्या बताएंगे, मछलियों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, मैंने इसके साथ ही बता दिया है, अभी मैं आगे इस पे चर्चा करूंगा। नेक्स्ट, काशी लालिमा। काशी लालिमा ये क्या है, ये वैरायटी है किसी चीज की, लेकिन किस चीज की वैरायटी है, काशी लालिमा जो है वो किस चीज की वैरायटी है, भिंडी की, लेडी फिंगर की वैरायटी है, प्रजाति है ये काशी लालिमा। और ये जो भिंडी होती है ना वो लाल रंग की होती है, वो कैसी होती है, लाल रंग की भिंडी होती है, इसीलिए इसका नाम लालिमा दे दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये दे सकता है कि टमाटर की प्रजाति है, तो लाल आलू की प्रजाति है ना, भिंडी की प्रजाति है, ये ध्यान रखिएगा, आलू टमाटर की प्रजाति नहीं है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया, यानी भारत के लेवल पे भी बात हो रही है, मैंगो, सबसे ज्यादा आम, आम का उत्पादन कहां पे होता है, बताएंगे आप, उत्तर प्रदेश, यूपी। नेक्स्ट है लीची, लीची का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, लीची का उत्पादन सबसे ज्यादा बिहार में होता है। नेक्स्ट, कोकोनट, कोकोनट, ठीक है ना, कोकोनट नारियल का,
नारियल पानी पी रहे हैं ना आजकल, जाके मार्केट में देखिएगा कहाँ का नारियल सबसे अच्छा होता है, ठीक है ना, कहाँ का पूछिएगा कहाँ से आया है वो, तो बताएगा कि ये कहाँ का नारियल है जो सबसे अच्छा वाला है ना। नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल में होता है। और सेब का एप्पल का J&K, जम्मू एंड कश्मीर। तो आम का हो गया यूपी, लीची का हो गया बिहार, कोकोनट का हो गया केरला, है ना, और एप्पल का J&K, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड, है ना, यानी विश्व के लेवल पे बात हो रही है, वर्ल्ड लेवल पे, विश्व के स्तर पे बात हो रही है कि रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? थाईलैंड में, है ना। कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? ब्राजील में। शुगर केन का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? कहां पर होता है शुगर केन का सबसे ज्यादा उत्पादन? ये भी ब्राजील, है ना, ये भी ब्राजील, ये भी ब्राजील, है ना। रबर का थाईलैंड, रबर का थाईलैंड। और जो आप कहते हैं ना ओलिव ऑयल, ओलिव ओलिव, उसका सबसे ज्यादा स्पेन में। कहां पर? सबसे ज्यादा स्पेन में। तो जहां पे कॉन्सेप्ट आएगा वहां पे आपको जरूर बताया जाएगा, ठीक है ना, कि ये क्या है। लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर इन इंडिया, ठीक है, अभी आपने देखा कॉफी प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड, तो आपने क्या देखा? ब्राजील, शुगर केन में भी ब्राजील। लेकिन अगर इंडिया के लेवल पे कॉफी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा बात करें तो क्या होगा? वो होगा कर्नाटका, कर्नाटका, है ना, क्या होगा? कर्नाटका, है ना। देखिए मैं चाहता तो यहाँ पे आंसर भी लिख देता यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं लिखता हूं ताकि आप साथ साथ में थोड़ा कम से कम दिमाग पे जोर पड़े। मेरे लिए बहुत आसान था यहाँ पे सीधे सीधे आंसर लिख देना सामने, ठीक। और देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, अगर यदि, है ना, ये अगर है, आप लोग मन से अगर देखे, ठीक, तो मैं अपने जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही है, हिंदी के नहीं है मेरे पास नोट्स। मैं हिंदी में समझा देता हूँ। देखिए मैं खुद आपके सामने इंग्लिश मीडियम का उदाहरण हूँ, स्टूडेंट हूँ, उदाहरण के रूप में मैं इंग्लिश भी पढ़ लेता हूँ और उतनी अच्छी देखिए आपको हिंदी में भी समझा देता हूँ। तो जब एग्जाम में आप जाएंगे, है ना, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ लेकिन हर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ कि देखिए आप लोग भी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में एफर्ट कीजिए, नहीं करेंगे तो पीछे हो जाएंगे आप, है ना। सिर्फ हिंदी में ही सारी चीज पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने आप को, ठीक है, आप एग्जाम में हिंदी में लिखिएगा, वहां पे आपकी लैंग्वेज अच्छी है, लेकिन कम से कम इंफॉर्मेशन जो पढ़ाई करनी है, अगर कहीं मजबूरी है, मिल रही हैं चीजें इंग्लिश में, उसको पढ़ लीजिए। इतना आपको इंग्लिश आना चाहिए कि आपको चीजें समझ में आ जाए कि क्या है। और जरूर आना चाहिए। आप कल को अधिकारी बनेंगे, पता चले कोई आके इंग्लिश में भाषण देने लगे। आजकल पता है समाज में एक और भी चीज है कि अगर लोगों को कुछ नहीं समझ में आता ना कि अब यहाँ पे क्या करें, तो वो अंग्रेजी झाड़ना शुरू कर देते हैं वहां पे, है ना। और आप बिल्कुल एकदम अंडर कॉन्फिडेंट फील करेंगे आप वहां पे, जब आपको समझ में नहीं आएगा तो कहेंगे गुरु की अभी एक लोग को बुलाता हूँ, वो समझ के तब बताएंगे, तब मैं बताता हूँ। आप बोलेंगे कि अंग्रेजी में बात करने, है ना। एक ऐसा ही वाक्य है, मैं बैंक में गया था और उनका मैंने पासबुक वहां से मतलब मैं एकदम सबसे आगे लाइन में लगा हुआ था और मुझे जल्दी थी। जो हमारे पिताजी हैं वो हमको एकदम भेजे थे कि जाओ एकदम जल्दी से, मतलब बैंक खुलते ही अपना काम करा के लेके आना। हम गए थे, पासबुक अपडेट कराना था, उसका काम था, मुझे फिर दूसरी जगह जाना था उसको लेके। वो महाशय आए 3 बार पासबुक लेकर के और सबसे आगे रख करके, मेरे पासबुक के ऊपर आगे रख करके और चल दिए। और बोले कि मतलब खुलेगा काउंटर, काउंटर वाले खुलते ही मेरा कर देना। तो हम कह सुनिए लाइन में आप लग जाइए। तो वो अंग्रेजी में भाषण देना शुरू कर दिए हमको, है ना। इतना भाषण दिए अंग्रेजी में, 5-7 मिनट तक भाषण दिए वो। तो मैंने कहा ऐसा है माननी कि जब लोगों को कुछ नहीं समझ में आता तो इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है। ब्रिटेन के तो है नहीं, है तो इंडिया के ही। जो भी आप बोले हैं मुझे सारी बात समझ में आई है ना। और मैं भी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश वेल, है ना। आई कैन ऑल्सो टॉक टू यू। तो लेकिन खैर छोड़िए, जाने दिए उन बातों को। तो इतना कम से कम अंग्रेजी आप जानिए कि आप समझ लीजिए उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेक्स्ट? द नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फेचेस लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज फॉर कंट्री। तो ये फॉरेन एक्सचेंज क्या है? व्हाट इज दिस फॉरेन एक्सचेंज? यहां कह रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फेचेस लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री। तो वो कौन सा है ना, बताएंगे आप? कोशिश कीजिए एक बार।
राइस चावल, यानी कि अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर ये फॉरेन एक्सचेंज क्या हो गया सर, ये क्या लिखा हुआ है सर फेचेस, यानी कि जो सबसे ज्यादा वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज भारत में लेकर के आता है ना। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब आप समझ रहे हैं, देखिए कन्वर्टेड करेंसी होता है ना, कन्वर्टेड करेंसी। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपको यूएस जाना है, हमारी कंट्री को कुछ कुछ अमेरिका से कुछ खरीदना है, ठीक, तो वहां रुपया तो चलेगा नहीं। मान लीजिए वहां से हमको सपोज कीजिए कि वैक्सीन ही मंगानी है, कोविड की, नया कोविड का स्ट्रेन आ रहा है और सपोज कीजिए कि वहां पे बना लिया फाइजर ने, और हमको वो मंगाना है, तो वो अब रुपया तो लेगा नहीं, उसके यहाँ रुपया तो चलता नहीं, तो डॉलर, और पता चला हमारे पास डॉलर है ही नहीं, तो हमको कोई ना कोई प्रोडक्ट तो ऐसा चाहिए ना जो यूएस को चाहिए हो, तो यूएस उसके बदले हमें क्या देगा, डॉलर देगा, क्योंकि वहां पे तो रुपया है नहीं। तो वो डॉलर दिया तो हमारे यहाँ जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसके पास डॉलर रहेगा, है ना, उसके पास डॉलर रहेगा, हम जाएंगे रुपया देंगे, वहां से डॉलर लेंगे और ये वैक्सीन वाले को हम दे देंगे, तो इसको क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। तो जो सबसे ज्यादा हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज जो कन्वर्टेड करेंसी लेकर के आता है वो क्या है, चावल, राइस, इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, समझे फॉरेन एक्सचेंज आप, है ना, किताब मैंने इस तरह से नहीं समझाएगा। चलिए, लीडिंग मलबरी सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट, मलबरी सिल्क वो सिल्क होता है, समझ रहे हैं, मलबरी सिल्क बहुत स्मूथ होता है और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है ना बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी साड़ियां जो बनती है ना बहुत महंगी आती हैं। तो ये कौन सा, इसका आंसर क्या है, लीडिंग मलबरी सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कर्नाटक है ना, वही जहां पे कॉफी बनती है वहीं पे साड़ी भी मलबरी सिल्क वाली मिलती है, तो दोनों एक साथ ले आइएगा, है ना। नेक्स्ट है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन क्या है ये हॉर्टिकल्चर मिशन, है ना, बताइए, सोचिए आप। देखिए, ऐसा एग्रीकल्चर विच डील्स विद गार्डन क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है ना, यानी कि जो साज सज्जा के लिए जो फूल उल उगाते हैं, जो लोग वेजिटेबल्स उगाते हैं, फल उगाते हैं, जो गार्डनिंग करते हैं, जो उनमें जो प्लांट्स लगाए जाते हैं, इस तरह की जो एग्रीकल्चर होती है ना उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, उसको क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। और जो क्रॉप्स वहां पे उगाए थे उनको हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो इनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से, इनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली, उसको जो मिशन चलाया उसको बोलते हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। तो ये कब स्टार्ट हुआ, पहली बात 2005 में स्टार्ट हुआ, ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 2005 में स्टार्ट हुआ। दूसरा पूछता है किस 5 ईयर प्लान के तहत स्टार्ट हुआ, तो 10th 5 ईयर प्लान, ठीक, 10th 5 ईयर प्लान, ठीक। यूपी इसके अंदर कवर होती है, यूपी में भी ये स्कीम चलती है, मिशन लागू हुआ है। और देखिए एक बात समझिए कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है, ये इसका उद्देश्य फाइनेंस प्रोवाइड करना नहीं है कि लोगों को पैसा देने लगे ये हॉर्टिकल्चर में, ये बात ध्यान रखिएगा, पैसा यहां पे नहीं दिया जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑयल इन नाइजर क्रॉप। नाइजर क्रॉप क्या होता है, ऐसा ऑयल सीड क्रॉप, है ना, ऐसा ऑयल सीड क्रॉप, है ना, ठीक है ना, जो माइनर होता है, मतलब माइनर लेवल का ऑयल सीड, यानी कि ऐसा सीड क्रॉप जिसमें थोड़ा क्या हो, ऑयल की मात्रा हो, लेकिन वो जो थोड़े ऑयल की मात्रा होती है ना, ऐसे नाइजर, ऐसे क्रॉप को नाइजर क्रॉप बोलते हैं जिसमें थोड़ी ऑयल की मात्रा होती है, और उसमें जो ऑयल की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 37 टू 47%, 37 टू 47% होती है, ठीक। नेक्स्ट, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम कैन बी लेविड बाय, एग्रीकल्चर, देखिए इनकम पे टैक्स लगता है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कौन लगाएगा, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, ये बात ध्यान रखें आप, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, ठीक। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स इन एग्रीकल्चर, परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है ना, यानी कि जो एग्रीकल्चर में जो ऐसा लेबर फोर्स हमारे देश का, हमारी कंट्री का, या यूपी का, किसी स्टेट की बात कर लें, तो उस बाउंड्री के का लेबर फोर्स जो है वो कितना प्रतिशत एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, ठीक है, कुछ इंडस्ट्री में लगे हुए, कुछ सर्विस सेक्टर में, तो कितना लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में है,
ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो अगर हम इंडिया के लेवल पे बात करें, तो वो परसेंटेज है 55% और यूपी के लेवल पे बात करें तो 60। तो ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे उलट पलट के दे सकता है आपको, ठीक है ना, कि परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स इज मोर इन यूपी देन इंडिया लेवल, यानी कि भारत के स्तर से ज्यादा उत्तर प्रदेश के स्तर पर है, हमारे उत्तर प्रदेश के स्तर पे, तो गलत हो जाएगा, है ना। तो सही हो जाएगा, हाँ, मतलब प्रदेश में ज्यादा है हमारे ना, प्रदेश में 60% जो लेबर हैं वो एग्रीकल्चर में है, ठीक है ना, और इंडिया लेवल पे 55%, ठीक ना। आपको कोई दिक्कत हो पढ़ाई में, कोई इससे संबंधित आपको कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा, है ना, कमेंट कीजिएगा, बस कमेंट सही रहना चाहिए, लगना चाहिए कि आप स्टूडेंट हैं, ये नहीं लगना चाहिए कि आप कोई दूसरे अध्यापक हैं, या फिर मतलब एकदम से लैंग्वेज थोड़ी सी पोलाइट होनी चाहिए बस, है ना, ये नहीं कि ये कैसे पढ़ा दिए, ये कैसे बता दिए, ठीक है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, फ्री में चीजें दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना या स्कीम। विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना क्या है ये? विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना क्या है इसका? प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। इसका उद्देश्य क्या है? जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारा जो पैदा हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसका उसके एक्सपोर्ट को, है ना, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, आयात निर्यात, हाँ निर्यात, उसके निर्यात को बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य है। किसान बही योजना स्टार्टेड इन 1992। 1992 में बही योजना शुरू हुई। आप कहेंगे अब मैं अगर ऐसे बता दूं बही योजना इसमें शुरू, ये क्या है बही योजना, ये समझ में आ रहा है क्या है बही योजना, बताइए। किसान बही योजना, ये सीधी सीधी बात है, बही योजना मतलब कि इट गिव डिटेल ऑफ फार्मर्स दैट हाउ मच कल्टिवेबल लैंड ही हैज एंड हाउ मच रेवेन्यू। मतलब उसके पास कल्टीवेशन करने के लिए कितना लैंड है और उसमें धन लगाने के लिए उसके पास कितना पैसा, रुपए, कितना रेवेन्यू वो, या फिर उगाने के बाद कितना रेवेन्यू अर्न करता है। इस सब चीज का बही खाता अगर बनाया जाता है ना, बही खाता बनाया था उसी को बोला गया किसान बही योजना। इस चीज सभी चीज को रिटर्न में लिखे होना सभी फार्मर्स का, उसको क्या बोलते हैं, बही योजना, ताकि सबका साफ साफ पता चल पाए गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है पी सेन गुप्ता, एक व्यक्ति थे पी सेन गुप्ता। इन्होंने जो एग्रीकल्चरल रीजन है इंडिया का, उसको माइक्रो और मैक्रो लेवल पे डिवाइड किया था। तो इंडिया के एग्रीकल्चरल रीजन को कितने मैक्रो रीजन में इन्होंने डिवाइड किया और कितने माइक्रो, तो 60 माइक्रो रीजन में, यानी छोटे छोटे लेवल पे अगर जब बंटवारा किया और एक बड़े लेवल पे बंटवारा किया, तो जो छोटे छोटे लेवल पे बंटवारा किया तब 60 भागों में बांटा इंडिया को, इंडिया के एग्रीकल्चर को 60 पार्ट में बांटा। और जब माइक्रो लेवल की बात किया तो 4 पार्ट्स में, है ना, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये हो गया मैक्रो लेवल पे 4 और माइक्रो लेवल पे 60। ठीक, नेक्स्ट, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट किया गया? स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1971। 1971 में स्टार्ट किया गया। क्या है ये स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट प्रोग्राम? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इन्वेस्टिगेट एंड आइडेंटिफाई प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल फार्मर्स प्लस इंश्योर ऑल सर्विसेज एंड स्कीम रीच टिल देम। यानी कि इनका उद्देश्य, अभी एक बार इंग्लिश वालों को बता दिया, एक बार हिंदी वालों को बता रहा हूं। इनका उद्देश्य क्या है? ये इन्वेस्टिगेट, तस्तीफ कर सके, आइडेंटिफाई कर सके कि जो छोटे हमारे जो कृषक हैं, जो हमारे छोटे किसान हैं, जो छोटे स्तर के किसान हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, है ना, और ये इस बात को इंश्योर कर सकें कि जो सभी स्कीम्स और सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जा रही हैं उनके लेवल पे, है ना, जो प्रोवाइड की जा रही है हमारे किसानों को, वो उन तक पहुंच सकें, वो क्या हो, उन तक पहुंच सकें। ठीक है ना। तो आज हमने देखी अपनी इतनी टॉपिक्स, क्या क्या हमने बहुत सारे टॉपिक्स देख लिए कॉन्सेप्ट वाले। ठीक है ना। तो अभी ये चैप्टर और आगे कंटिन्यू होगा, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर वाला जो हमारा चैप्टर है वो भी और आगे कंप्लीट होगा।
ठीक। तो जिन देखिए हमने कॉन्सेप्ट क्या किया, आपको समस्या कहाँ कहाँ हो सकती थी, आपको देखिए समस्या कहाँ होती है। देखिए आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, मैं बताता हूं आपको। देखिए कहाँ, ये जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है, कई लोगों को यही नहीं पता चलेगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, देखिए आपको इससे टॉपिक भी पता चल जाएगा कि जेनेटिक इंडस्ट्री पे क्वेश्चन बन रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे बन रहा है, कैपिटलिस्ट कौन कौन से होते हैं उन पे क्वेश्चन, लैंड होल्डिंग पे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना, इरिगेशन पे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए क्या उसके स्लो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या मतलब स्लो ग्रोथ के लिए कौन कौन सा रीजन है और क्या क्या इंपॉर्टेंट रीजन हो सकते हैं उनके, ताकि उनकी ग्रोथ को बढ़ाया जा सके, ठीक। एग्रीकल्चर का कितना परसेंटेज है, ठीक। ये देखिए इसमें आपको समस्या भी होती है कि देखिए कई लोगों को कि ये लैंड होल्डिंग क्या है ये नहीं पता चलता, बुलक कैपिटलिस्ट क्या है ये नहीं पता चलता। ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज तो CRI स्टेज है ना, CRI स्टेज, जो ये CRI क्या है ना, क्राउन रूट इनिशिएशन क्या है, क्राउन का मतलब क्या होता है, ठीक। आगे ये पर हेक्टेयर ये तो हो जाता, ये काशी लालिमा भी हो जाता, ठीक। तो आगे इधर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट फॉरेन एक्सचेंज, ये क्या होता है, यहां पे आप फंस जाते, ठीक है ना। तो बहुत सारे ये जो टॉपिक्स हैं, बही योजना ये क्या है, तो इन टॉपिक्स में तो यहां पे आपको कॉन्सेप्ट तुरंत का तुरंत आपको बता दिया रहा है, तो आप फंसेंगे नहीं उन चीजों में, ठीक है ना। और टेस्ट पेपर जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।